तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि इक्विलिब्रिया क्या होता है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है यू विल गेट अ मिक्सचर देयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो नेचर कैसा होता है, डायनामिक होता है, मीन्स थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, दे आर नॉट एट रेस्ट। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है। पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट ही क्या करेगी, चेंज करेगी। क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज करेगी, देयर विल बी नो एनी केमिकल चेंज। जैसे वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या वाटर जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू गैस, या इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहेगा। मतलब इस इक्विलिब्रियम में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही आएंगे। ठीक है। इससे आगे जब हम चलें तो हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर क्या होगा, केमिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है। इसको हम एक बार जो है फिजिकल इक्विलिब्रिया की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जनरली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर होती है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक कल हमें पढ़नी शुरू करी थी कि कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, कि कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड। क्लोज्ड कंटेनर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर गैस होगी इक्विलिब्रियम में और वो गैस उड़ गई, जैसे सपोज करो कि हमारे पास है ए, ये गैस है, बी, ये भी गैस है, इसने कन्वर्ट होके हमें दिया सी और गैसियस स्टेट में, और हमें दिया डी, ये भी किस में दिया, गैसियस स्टेट में। तो अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग दो रिएक्टेंट है और दो ही प्रोडक्ट है। मतलब कि अगर आपको राइट हैंड साइड में जाना है तो आपको ए भी चाहिए, आपको बी भी चाहिए। अगर आपको जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो आपको सी की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको डी की भी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर मान लो गलती से आपने क्या कर दिया, कंटेनर को खुला छोड़ दिया। ठीक है। कंटेनर को ओपन छोड़ने का मतलब है कि हो सकता है कि अब सी गैस सारी की सारी हवा में उड़ गई। ठीक है। सी गैस सारी की सारी क्या हो गई, हवा में उड़ गई। अगर सी गैस सारी की सारी हवा में उड़ गई तो अब डी किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके पास तो रिएक्ट करने के लिए बचा ही नहीं। अगर आप सी गैस को वापस डालोगे तभी डी जो है सी के साथ जुड़कर ए और बी बना के देगा। मीन्स अगर सी नहीं है तो ए और बी भी नहीं बनेगा। इसलिए हम कंटेनर को क्या रखेंगे, क्लोज्ड रखेंगे, सो दैट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। अगर कंटेनर कहीं पर ओपन रह जाता है, ओपन रह जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके आगे चले अगर हम, तो दूसरी पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था कि रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन, रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन। बोथ रिएक्शंस कौन कौन सी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की और दूसरी कौन सी, बैकवर्ड डायरेक्शन की। दो दो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है ना, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन इज 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 सेम, कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। कि रेट तो क्या है, बिल्कुल सेम है, एंड नेचर भी कैसा है, एंड नेचर भी आपके पास है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स के इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन विल बी स्टिल गोइंग ऑन। थर्ड इसमें पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, थर्ड हमने पढ़ना है कि यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल
प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम बात करें किसकी, हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम आने के बाद ये चेंज नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम से पहले डेफिनेटली चेंज करेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद चेंज नहीं करेगी। इसी पॉइंट को हम एक ग्राफिकल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या ले लिया, ये एक एक्सिस ले ली, इस एक्सिस पर आपने क्या लेना है, कंसंट्रेशन लेना है, क्या लेना है, कंसंट्रेशन, और दूसरी एक्सिस पर आपने जो है क्या लेना है, आपने ले लिया टाइम। ठीक है, अब दूसरी बात, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वाई एक्सिस पे, आप मैथ्स में इसको वाई एक्सिस बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता यह है कि अगर आपके पास टाइम एक्सिस है, कंसंट्रेशन एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, 0, और कंसंट्रेशन एक्सिस पर टाइम का आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी, ये क्या है, ये है मेरे पास रिएक्टेंट। अब जब भी आप रिएक्शन शुरू करोगे, जब रिएक्शन शुरू करोगे तो टाइम को क्या लेके चलोगे बच्चों, 0। टाइम को क्या लेके चलेंगे, 0। टाइम 0 होने का मतलब क्या है कि अब यहां से चीजें शुरू होंगी। उसके बाद अगर टाइम 0 है तो इसका मतलब है ए और बी ने आपस में रिएक्ट करना शुरू नहीं किया है। आई रिपीट कि अगर टाइम 0 है तो इसका मतलब होता है ए और बी ने आपस में रिएक्ट करना शुरू नहीं किया। अगर ए और बी ने रिएक्ट करना शुरू नहीं किया तो मान लेते हैं कि ए और बी का अमाउंट इतना है। ठीक है, या आसानी के लिए आप एक एक रिएक्टेंट ले लो कि रिएक्टेंट क्या है, ए है। ठीक है, उस जब टाइम 0 है तो ए की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगी। जब आप रिएक्शन शुरू करोगे आपको पता तो होगा ना कि ए मेरे पास इतना है। ठीक है, तो उस ए की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, इतनी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ए किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर। अगर प्रोडक्ट के अंदर शुरू हो रहा है वो कन्वर्ट होना, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ए का अमाउंट धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई रिपीट कि व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ए कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ए ही कंज्यूम नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, क्योंकि ए क्या है, ए रिएक्टेंट है। ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कंज्यूम होके ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब टाइम 0 था और कंसंट्रेशन इतनी थी, उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा सा आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसको सर हम स्ट्रेट लेके आ जाते। स्ट्रेट लेके आने का मतलब क्या होता, स्ट्रेट लेकर आने का मतलब ये होता कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग 5 मिनट में जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा अगले 5 मिनट में भी उतना ही होगा, अगले 5 मिनट में भी उतना ही होगा, और अगले 5 मिनट में भी उतना ही होगा। अगर मैं बिल्कुल ऐसे ग्राफ बना देता ना कि ये क्या है आपके पास कंसंट्रेशन, ये क्या है टाइम, ये कंसंट्रेशन, ये ग्राफ ऐसा कुछ आ गया। अगर आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कह रहे हो तो इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब रिएक्शन शुरू होती है ना, जब भी रिएक्शन शुरू होती है तो बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे 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 टाइम आगे बढ़ता है रिएक्शन धीरे 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 स्लो होती जाती है। ये बात ठीक वैसी ही है कि जैसे मान लो आप रेसिंग ट्रैक पर पहुंच गए और आपने आज फैसला किया है कि मैं रेसिंग ट्रैक के 8 चक्कर मारने वाला हूँ। तो पहले चक्कर में आपकी बॉडी में पूरी जान होती है, पूरी एनर्जी होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप पहला जब चक्कर मारते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ मारते हैं। दूसरा चक्कर जब मारते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, तीसरे चक्कर में एनर्जी और कम हो जाती है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ राउंड तक आते आते आप जो है रनिंग की बजाय वॉकिंग पर आ जाते हैं।
है ना, क्योंकि रनिंग में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप रेसिंग ट्रैक पर पहुंचे और आप जितनी स्पीड से पहला चक्कर मारते हैं उतनी ही स्पीड से लास्ट चक्कर भी मारें, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसी जब रिएक्शन होती है तो वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं होती, पहले बहुत तेज होती है और धीरे धीरे क्या होती रहती है, स्लो होती रहती है। एक सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा जो है कपड़ों का गोडाउन है, उस पर ठूस ठूस के कपड़े भरे हुए हैं। अब आपने इसमें आग लगा दी। आग लगाने का मतलब क्या है, जैसे ही आग शुरू होगी पहले तो वो भयानक तरीके से भड़केगी, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आग अपने आप शांत होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट में 10 कपड़े जल जाते हैं तो अगले 5 मिनट में भी 10, ऐसा नहीं होता। पहले ही आग क्या कर लेती है, पूरे तरीके से भड़क जाती है, जिस जिस कपड़े तक वो पहुंच सकती है वो पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि कपड़े तो अब खत्म होने शुरू हो गए हैं तो आग का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप बिना पानी डाले उसको वेट करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद अगले आग जो है अपने आप शांत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कपड़े जल जल के खत्म होते गए। तो ऐसे ही जब रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाएंगे रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इसलिए हमने ग्राफ को ऐसे स्ट्रेट ना बना करके हम ऐसे कर्व में आते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, ये तो बात हुई किसके हिसाब से, ये बात हुई रिएक्टेंट ए के हिसाब से, ठीक है। अब दोबारा समझो, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट का अमाउंट तो क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई। लेकिन इस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं हुए, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है बच्चों, 0 है। तो प्रोडक्ट का अमाउंट 0 का है, टाइम भी 0 प्रोडक्ट भी 0, ये रहा ये पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और ग्राफ कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हमने स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया, स्ट्रेट इसलिए नहीं बनाया कि इस अगर आप स्ट्रेट बना देते तो इसका मतलब था कि इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे प्रोडक्ट बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा यहाँ पर भी बढ़ा यहाँ पर भी बढ़ा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप देखो ये क्या हो गया है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि टाइम की वैल्यू आप कुछ भी रखो, टाइम की वैल्यू आप कुछ भी रखो, लेकिन जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो गई, वो हो गई फिक्स। ऐसे ही इसको समझो कि ये रिएक्टेंट है, धीरे 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 कम हुआ, यहाँ तक आए कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ पर भी कम हुआ, लेकिन इस पॉइंट के बाद देखो ये भी क्या हो गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। तो इसका मतलब है कि टाइम की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका अमाउंट इतना फिक्स हो गया, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ना तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा ना प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हो रहा, मतलब रिएक्टेंट भी क्या हो रहा है कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है कांस्टेंट। और ऐसे सिचुएशन कब आएगी, ऐसे सिचुएशन आएगी जब आप कह रहे हो कि पहले स्टार्टिंग में ए कम हो रहा है, ए कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी कि ए का अमाउंट धीरे धीरे कम हुआ, प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रोडक्ट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द रिएक्टेंट बट एट द सेम रेट, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसके बाद ए का अमाउंट भी चेंज करेगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट भी चेंज करेगा। यानी कि रिएक्शन को चाहे आप सालों तक चला लो, रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे उतनी स्पीड से रिएक्टेंट बनेंगे भी, और बनेंगे कैसे, कि प्रोडक्ट बना के देगा आपको रिएक्टेंट वापस, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है जहां के बाद ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं, वो पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, वो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम को। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इसी ग्राफ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्या ले ली, आपने ले ली यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ले ली आपने कंसंट्रेशन, और यहाँ आपने ले लिया क्या, टाइम, ठीक है। जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का अमाउंट मैक्सिमम है,
उसके बाद क्या होगा, ये धीरे 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 कम होता आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम जीरो पर प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया है, यहाँ के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इस पॉइंट पर इतना इतना रिएक्टेंट या इतना प्रोडक्ट है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम को। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा कि एट इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसको भी हमने ग्राफिकल वे में समझा है। किसी को अगर ग्राफ में दिक्कत है तो मुझे बता दो। चलो, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक और ग्राफ समझा देता हूं मैं। एक और बहुत अच्छा सा ग्राफ है आप हमारे पास, लेकिन वो ग्राफ है केमिकल चेंज का। लेकिन ग्राफ तो ग्राफ है, समझ सकते हैं हम उसको भी। हमने एक रिएक्शन ली, और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। पहली बात तो ये कौन सा चेंज है, दिस इज योर केमिकल चेंज, नॉट द फिजिकल चेंज। अब इसमें भी अगर आप एक एक्सिस पर क्या ले लें, एक एक्सिस पर अगर आप कंसंट्रेशन को लेते हैं, ठीक है, एक एक्सिस पर आप किसको लेते हैं, कंसंट्रेशन को। ठीक है, यहाँ पर आपने ले ली कंसंट्रेशन, यहाँ आपने क्या ले लिया, यहाँ आपने ले लिया टाइम। एक एक्सिस पर कंसंट्रेशन, दूसरी एक्सिस पर आपने ले लिया टाइम। तो यहाँ पर रिएक्टेंट देखो दो हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ये वाली, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ये वाली, कब, when time is equal to 0। तो उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, पहले तो ये क्या होगा, कम होगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, इट विल बिकम कांस्टेंट। ये ग्राफ किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हम ये ग्राफ यूज कर रहे हैं H2 के लिए। ठीक है, H2 के लिए। ऐसे ही आपने लिया नाइट्रोजन, मान लेते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है ये, और नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंज्यूम होता है। कंज्यूम होने का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे इसका अमाउंट कम होगा, और एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया बच्चों नाइट्रोजन के लिए। ये किसके लिए हो गया, नाइट्रोजन के लिए। अब सोचो अमोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब टाइम जीरो है तो अमोनिया का अमाउंट तो क्या होगा, जीरो, मींस द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया बच्चों अमोनिया के लिए। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, जब भी आपको क्या करना हो, ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो ग्राफ में आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कम होगा, यानी कि वो डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे 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 कम होता जाएगा। प्रोडक्ट के लिए इस ग्राफ का स्लोप पहले क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होगी तो प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होगी उस टाइम तो प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो है, व्हेन टाइम जीरो प्रोडक्ट जीरो। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने का मतलब है कि ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप लेके आएगा, और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जैसे ही ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, समझ जाओ कि यहाँ पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो ये बात हुई किसके लिए, पहले भी हमने पढ़ा है, पहले जो इससे पहले ग्राफ पढ़ा है उसके अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट लेके चले, एक यहाँ पर रिएक्टेंट मेरे पास दो है, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है।
लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऊपर प्लॉट किया है, नाइट्रोजन को नीचे प्लॉट किया है, वाई वी आर डूइंग दिस। तो उसका जवाब सुनो, आप इसकी स्टोइचोमेट्री को समझो कि यहाँ पर नाइट्रोजन का अमाउंट जितना भी है, मान लेते हैं 1 है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। उसका अमाउंट उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो मतलब हाइड्रोजन की कर्व ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आप ज्यादा लेके चल रहे हो। नाइट्रोजन की कर्व नीचे की तरफ आएगी, क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये स्टोइचोमेट्री के बेसिस पे। आपने अगर उल्टा कर दिया, ऊपर हाइड्रोजन लिख दिया और नीचे नाइट्रोजन लिख दिया, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर ये क्लियरली आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आपको स्टोइचोमेट्री नहीं आती। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्री का सारा खेल है एक्सक्यूज मी जिसकी वजह सर, से ग्राफ ऊपर की तरफ आया। जी एक्सक्यूज। सर आप कह रहे हो कि N2 उसके मोल्स के ऊपर बेस है, तो NH3 का मोल्स तो 2 है सर, तो वो ऊपर क्यों नहीं आया? ऊपर आएगा, किसने कहा ऊपर नहीं आएगा? मैंने स्लोप पॉजिटिव दिखाया। फिर 2 पे क्यों नहीं गया मैं? जैसे N2 1 पे है। हाँ हाँ, यू वांट टू से कि इन दोनों के बीच में क्यों नहीं गया? यस सर। ये हाँ, तो बेटे इसका जवाब ये है, पहली बात तो यहाँ पर ये ओरिजिन से ही शुरू होना था। ओरिजिन से शुरू होने का इसका लॉजिक ये है कि यहाँ अमोनिया एज प्रोडक्ट ट्रीट हुआ है, स्टार्टिंग में उसका अमाउंट 0 होगा, इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है? 0 से शुरू हुआ है। उसके बाद ये जो 2 है, ये आप कह रहे हो कि बनेगा कितना? ये बनेगा कितना? ये आप जो है 2 जब देखते हैं तो आप ऐसा मत सोचें, कुछ बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को गलत लगाते हैं, तो 1 + 3 तो 4 आना चाहिए था, लेकिन ये 2 आ रहा है। यहाँ तो 1 + 3 4 आना चाहिए, आ कितना रहा है? 2 आ रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो कर्व है, अगर ये इससे ऊपर भी चली गई, ये लो मान लेते हैं कि ऐसा चला दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक कंफ्यूजन हो सकती थी कि सर ये यहाँ कट कर गई, तो क्या ये इक्विलिब्रियम यहीं पर आ गया? जवाब है नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आया। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इस ग्राफ को नीचे कर दिया। दूसरी बात कि आप कह सकते हो कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, कह सकते हैं, लेकिन हमने कल रिएक्शंस को या परसों रिएक्शंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस कि जिसमें इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है कम टाइम में, जिसमें इक्विलिब्रियम कम टाइम में अटेन होता है, जिसमें एवरेज टाइम पर अटेन होता है। तो यहाँ पर इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि वो जो है बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्लोप नहीं आएगा उसका, और बड़ी जल्दी से वो क्या कर जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बात समझ? यस सर। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो, एक बार फिर से समझ लें। हमने एक रिएक्शन ली, अब 2 ग्राफ को मैं कंबाइन करूंगा, ध्यान से देखना। H2 + I2 किस में कन्वर्ट होता है? 2HI के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ am I audible? Yes, sir. ठीक है, एक रिएक्शन है जिसे आप बोल रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? H2 + I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2HI के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें H2 क्या है? रिएक्टेंट। I2 क्या है? रिएक्टेंट। HI क्या है आपके पास? प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सिस पर आप क्या लेंगे? कंसंट्रेशन। इस एक्सिस पर आप क्या लेंगे? आप लेंगे टाइम। ठीक है, जब टाइम 0 है तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन इतनी है, H2 और I2 की कंसंट्रेशन इतनी है। यहां पर मैंने इन दोनों कंसंट्रेशन को एक पॉइंट से ही डिनोट कर दिया। क्या किया मैंने? H2 और I2 की कंसंट्रेशन को एक पॉइंट से ही डिनोट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जितना अमाउंट इसका है उतना ही अमाउंट बच्चों इसका है। ठीक है, तो दोनों स्टोइचोमेट्री के हिसाब से बराबर कंज्यूम होंगे।
तो जैसे क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इनका ग्राफ कहाँ आ जाएगा, इनका ग्राफ आ जाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप के साथ नीचे की तरफ। ऐसे ही एच आई क्योंकि प्रोडक्ट है तो ग्राफ कहाँ से शुरू करेगा, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पे ही प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद आप इस ग्राफ को कहाँ ले जाएं, पॉजिटिव के साथ ऊपर की तरफ ले जाएं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ किसके लिए आ गया, ये ग्राफ हो गया H2 और I2 के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए होगा, 2HI या सिंपली HI के लिए। अब इसी की एक और रिएक्शन है जिसे आप बोल रहे हो क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में इसका ठीक अपोजिट हो रहा है, ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, HI कन्वर्ट होगा किसमें, H2 प्लस I2 में। HI कन्वर्ट होगा किसमें, H2 प्लस I2 में। अब मैंने क्या करना है, मैंने ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा प्लॉट करना है। ये एक्सिस मैंने ले ली कौन सी, कंसंट्रेशन एक्सिस, ये एक्सिस मैंने ले ली कौन सी, टाइम एक्सिस। अब क्योंकि ये HI क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, HI मेरे लिए क्या है, HI मेरे लिए रिएक्टेंट है। तो HI का अमाउंट सपोज करो कि HI का अमाउंट कितना है, वो अमाउंट है जी इतना, ठीक है। धीरे 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 ये क्या होगा, कम होगा कम होगा, स्लोप नेगेटिव आता जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब है एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये दो अलग अलग ग्राफ है जिनको मैं पास पास ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं इन दोनों को मिला दूंगा। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया HI के लिए, और क्योंकि यहाँ पर H2 और I2 क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम 0 पर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये धीरे धीरे बनेगा, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद एक आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर आप इन दोनों ग्राफ को मिला दो, सिर्फ मिला दो, देन यू विल ऑब्जर्व कि ये स्टेज आ जाएगी और ये स्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली हम आपको सिर्फ एक पॉइंट सिखाना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को आप बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं। from any direction you can achieve equilibrium। अगर आप दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट करोगे और उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो वो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये कौन से साइड से है, ये अगर नेगेटिव स्लोप की तरफ जा रहे हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से है। ये यहाँ पर H2I2 0 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर H2I2 कैसे ट्रीट हुआ है, एज प्रोडक्ट ट्रीट हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, और द मोमेंट इट बिकम्स कांस्टेंट, कि ये जो है कांस्टेंट हो रही है, जहां मर्जी कांस्टेंट लगा लो आप, मान लेते हैं कि यहाँ कांस्टेंट हुई, तो यही पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल इक्विलिब्रिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्लोज्ड कंटेनर, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो क्या होगी, सेम, और कैसा होगा, डायनेमिक। तीसरी है कि एट इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आता है जिसका आंसर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट है वो आपको ये बताएगा कि जब इक्विलिब्रियम आया तो उस इक्विलिब्रियम के आने तक रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो चुकी थी। क्या कह रहा हूं मैं, जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम आने तक रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो चुकी थी, ठीक है। अब वो चीज क्या है, तो वो उसके लिए आपको समझने की जरूरत है एक छोटा सा ला जो कांस्टेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है।
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? हमारे पास धीरज नाम का कोई बच्चा है, दोबारा से शुरू करते हैं। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उसे कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लगाएगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि रिएक्शन बड़ी फास्ट है, फास्ट रिएक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, मतलब कम टाइम में। when I say a rate of reaction is very fast, I want to say that in a very less time reactant बड़ी जल्दी से किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अब ये जो रेट है, जब भी आपने फिजिक्स में रेट वर्ड पढ़ा तो वहां पे आपने पढ़ा पर यूनिट टाइम, कि टाइम के विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट क्या चीज आ रहा है? जो टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज आता है, ठीक है, जो टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज आता है वो हमें रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करवा देता है। एक वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, दूसरी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती है, तीसरी रिएक्शन मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है ना बहुत ही ज्यादा स्लो है। जैसे फास्ट रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्लास 10th में आप पढ़ते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा होगा कि दो टेस्ट ट्यूब लो, दोनों को मिक्स करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे प्रेसिपिटेट बना देंगे। ज्यादा टाइम लगता ही नहीं उस रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन क्या आ जाती है जिसको होने में बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? क्या रस्ट आपको एक दिन में लग जाता है किसी लोहे में? जवाब में नहीं। 10 दिन में लग जाता है? नहीं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब वो रस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व। लेकिन क्या वो अचानक से हुआ है? जवाब है नहीं। वो तो हर रोज हो रहा था लेकिन इतनी कम स्पीड से हो रहा था आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। ये बात ठीक वैसी है जैसे आप बालों की जब कटिंग करा के आते हैं तो आपको हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ऐसा लगता है कि बाल तो शायद बढ़ ही नहीं रहे, लेकिन अचानक से 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद रियलाइज होता है यार बाल तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो ये बाल क्या कल रात को ही बढ़े हैं? जवाब है नहीं, वो 15 दिन से लगातार बढ़ रहे थे लेकिन हर रोज इतना कम बढ़ते थे कि आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। तो जब भी रेट आ जाता है मतलब वहां पर एक और फैक्टर आ जाता है और वो फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, टाइम। इशमीत सिंह बेटे तेरा माइक कौन है? जब भी रेट आ जाता है वहां पे क्या आ जाता है? टाइम फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to some power equal to its stoichiometric coefficient। दोबारा से समझो, मैंने एक रिएक्शन ले ली ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी। यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट कितनी फास्ट होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी ज्यादा लेते हैं। अगर रिएक्टेंट कम है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्टेंट ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे आप मान लो आपको किसी पीस ऑफ वुड में आग लगानी है, आप उसमें एक ढक्कन पेट्रोल डाल के आग लगाओ, उसके बाद उसमें 1 लीटर पानी डाल के आग लगा दो, उसके बाद उस पूरी वुड को जो है पेट्रोल में डुबा के रखो 1 महीने के लिए, उसके बाद निकाल के उसमें आग लगाओ। जहां पर पेट्रोल ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। वुड तो वही है, आग भी लगाने का प्रोसेस वही है, लेकिन आग कितनी तेजी से लगेगी वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो कंसंट्रेशन है दिस इज रेज्ड टू सम पावर।
कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर आएगी, और वो पावर किसके इक्वल होगी? वो पावर इक्वल होगी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कि रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में जो लिखा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही मेरे पास क्या है? दोनों ही मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। आई रिपीट, ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर इसी को आपको क्या करना हो? बैकवर्ड रिएक्शन करना हो, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अब बैकवर्ड